हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज ट्यूसडे से डेली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने 12 बजे आपको क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ाई और अभी हम जो है ज्योग्राफी का क्लास 6 है। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ना, तो ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा 6वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर और बाकी है, 2 दिन में आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट। उसके बाद से हम 7th क्लास की ज्योग्राफी वो भी आपका नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। और हिस्ट्री मोस्टली कंप्लीट होने वाला ही है, तो सब कुछ कंप्लीट हो ही जाएगा। बीच में पॉलिटी भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट, पेडागोजी भी। और आप सभी के लिए जो लाइनर है, नोट्स मैं बना रही हूँ हर चैप्टर से, वो आपको लास्ट में मिलेगा क्योंकि इस पर मैं काम कर रही हूँ। बीच में तबीयत खराब हो गई थी, आज भी गला बहुत ख़राब है, बहुत दर्द हो रहा है, बट फिर भी आज से स्टार्ट करेंगे ही, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। और आप जानते हैं सीटेट का पेपर दिसंबर में है, तो आवाज़ प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि आवाज़ जब फीवर जुकाम में आवाज़ ऐसा हो ही जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सीटेट दिसंबर एसएसटी के नाम से। तो जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। देखिए, आप जानते हैं कि क्लास 5th में हमने क्या पढ़ा था, महाद्वीप के बारे में पढ़ा, महासागर के बारे में पढ़ा। और हर एक महाद्वीप से, हर एक महासागर से क्वेश्चंस बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 5। और आज का चैप्टर तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज आपको बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आज जो है आप भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी अच्छा है आज का चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ में यहाँ से ना एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और जो मैं आपको बोलूंगी ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ नोट कर लेना। हमारा देश भारत, इससे अच्छा क्या ही चैप्टर होगा, है कि नहीं? तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए, हमारा देश भारत है, इसके बारे में कई क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, और इसको पूरा मैं खत्म करूंगी। ये क्लास 6 का चैप्टर ना थोड़ा सा लेंदी है, बट फिर भी एक क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है? तो भारत बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है, और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर में किससे घिरा है? हिमालय से। पश्चिम में किससे है? तो अरब सागर से। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। अब आप ये सोच रहे कि ये क्या है। देखिए, यहां पर देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक एक चीज मैप के साथ दिखाऊंगी। उत्तर में हमने क्या पढ़ा? हिमालय, और पश्चिम में अरब सागर। तो ये देखिए, ये आपका पश्चिम वाला हिस्सा है, अरब सागर है। यहाँ पर उत्तर में हिमालय है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आप जानते ही हैं हिंद महासागर, ये रहा। तो इसी की बात हो रही है। तो ये मैप भी इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैप के साथ पढ़िएगा। देखिए, मैप के साथ पढ़ने से ना आपको लोकेशंस याद रहते हैं। तो हमने इतना पढ़ा। तो ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि उत्तर में किसके साथ है, बताइए। उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्लीज याद रखिए, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया का मैप मैं एक तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पर आपका लद्दाख वाला एरिया हो गया, लद्दाख से कन्याकुमारी। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर आपका गुजरात है। तो वही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यहाँ तक। मतलब आप मुझे बताइए, गुजरात में ही है ना कच्छ, गए हैं या नहीं आप? यहाँ पर देखिए, ये पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम। तो ये उत्तर में ये रहा, सॉरी उत्तर नहीं, पूर्व में ये रहा, ठीक है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में ऐसे मिला दीजिए, कच्छ तक इसका विस्तार लगभग कितना है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो बेसिकली आप इसको याद रखिएगा। और ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये जो हाईलाइटेड वाले हैं वही आपको याद रखना है। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पे जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत सारी भिन्नता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाइए ना, लैंग्वेज बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है। इसी वजह से, तो इसी भिन्नता की वजह से हम एकता को पाते हैं,
ठीक है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। ये हमारी एकता को दिखाता है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का विश्व में जनसंख्या के बेस पे देखा जाए तो कौन सा स्थान है? सेकंड पोजीशन पे हम आते हैं जनसंख्या के दृष्टि से। समझ गए आप? अब यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा कि प्रायद्वीप का मतलब क्या है। तो प्रायद्वीप स्थल का प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप जो है स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहां पर देखिए, ये तीन 1 2 3, इसी को बोलते हैं हम प्रायद्वीप। ये जो नीले ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये सब जल है, ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। समझ में आया? मैप में मैं आपको दिखाती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये प्रायद्वीप वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि चलो उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है। ये तो आपको बेसिकली मैप से पता ही रहेगा कि आपका उत्तर में जो है हिमालय से घिरा हुआ है, पूर्व में आपका अरब सागर है, सॉरी पूर्व नहीं, पश्चिम। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में आपका क्या है? अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है? तो हिंद महासागर है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां से बेसिकली पॉइंट करके क्या पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको डिटेल में बताया है, बट ये याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्लीज इसको अपने कॉपी में नोट करें। भारत की स्थिति कई बार पूछा हुआ है। कर्क रेखा का पूरा पूछेगा ना, इसका नंबर ही पूछ लेगा कि कर्क रेखा जो है देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितना? तो 23.5 डिग्री उत्तरी। ठीक है, अब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कर्क रेखा हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से, मतलब ये देश हमारा मान लो है, इसके लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, मतलब दक्षिण से अगर आप उत्तर की ओर जाएंगे तो इसके लिए आपको ये याद रखना है। यहाँ पर मैं बना के बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो, कर्क रेखा आपको पता चल गया, ये रहा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब हमको क्या पढ़ना है? दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण है आपका, ये उत्तर है, इसको ऐसे कर दीजिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट जो है तथा 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर का दिशा है, अक्षांशों के बीच में है। ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा ना एकदम डार्क में, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। ये बस देखने के लिए नहीं है, कई बार डायरेक्ट पूछा हुआ है कि दक्षिण से उत्तर का आप बताओ भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, बताइए। ऑप्शंस दिए रहेंगे 4, उसमें से सेलेक्ट करो। तो पता होना चाहिए ना कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है। पश्चिम से लेकर पूर्व, अब यहां पर देखें, ये आपका पश्चिम से लेकर पूर्व, ये ऐसे पूछ रहा है। इसमें भारत का विस्तार, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, तथा यहाँ पे आपका पश्चिम वाला एरिया आ जाएगा, तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में है। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ। और कर्क रेखा का आपको नंबर याद ही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और वो देश के लगभग पूछेगा कभी भी कि देश के लगभग मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे दक्षिण से उत्तर का पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि, तो आपको ये याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर आपका जो है पश्चिम से लेकर ऐसे पूछा पूर्व तक भारत का विस्तार पूछेगा, तो आपको ये वाला नंबर याद रखना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप इसको कॉपी में नोट करके डेली रिविजन करेंगे तो याद हो जाएगा। समझ में आया? ये यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम विश्व को पूर्व, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, बहुत तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगी कि आपको याद रखना है। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। पश्चिम में आप जानते हैं यहाँ पर कि गुजरात है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं मैप को।
यहाँ ये वाला एरिया आपका गुजरात वाला है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व में आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर आपका गुजरात है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो पूर्व में, सबसे पूरब में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर लेट में होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको मैप से बताया है। तो गुजरात की अपेक्षा सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले। समझ गए। और आप पहले भी पढ़ चुके हो देशांतर, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इस यामोत्तर को ही हम भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं। इसी को हम भारत का मानक यामोत्तर भी कहते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, याद रखिए इसके पहले 1 से लेकर 5 क्लास हो चुका है। जिसने 5 क्लास देखी होगी तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अब भारत के पड़ोसी देश, देखो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। भारत के अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, एक आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, ठीक है। चीन के बाद से यहाँ पर देखिए नेपाल, ये आपका भूटान हो गया 5वें नंबर पे, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और 7वें पे आपका म्यांमार हो गया, ठीक है। तो 7 पड़ोसी देशों के नाम आपको याद रखना है। वैसे तो आप मैप में देखेंगे तो आपको याद ही रहेगा कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये इसलिए इस पिक्चर्स में मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पे कौन कौन सा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। ये भारत का मैप है और हमारे पड़ोसी देश हैं। चलिए, और ये भारत का राजनीतिक मैप है। राजनीतिक मैप मतलब कि कहाँ पे किसका कितना एरिया है। देखिए पूरा डिटेल में इन्होंने नाम बताया, अच्छे से दिखाया है। तो आप इस मैप को देखकर अपने भारत के पूरे 28 राज्यों का स्थान देख सकते हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे पूरी इन्होंने साइन भी बनाई हुई है। चलिए, तो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं जो कि श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। बट ये दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका तथा मालदीव। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये वाला आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा हुआ है कि कौन सी जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो वो है पाक जल संधि। और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपों का नाम बताओ, तो एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। हमारे पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा श्रीलंका और यहीं पर है मालदीव। तो ये दोनों क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। और श्रीलंका को भारत से, यहाँ पर देखिए ये भारत है, ये श्रीलंका है, इसको कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि। पाक जल संधि, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा भौतिक मैप है और ये हमारा राजनीतिक मैप है। और ऊपर हमने ये पूरा हम देख रहे थे, इसमें भारत के पड़ोसी देश। तो ये मैप आपको मिल जाएगा, बेसिकली इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले बताओ कि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर। क्वेश्चन पूछेगा, राज्य का निर्माण किसके आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर। दिल्ली भारत की राजधानी है। उसके पहले मैं आपको जलोढ़ और सहायक नदी के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। जलोढ़ निक्षेप क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदियां अपने साथ जो है पानी के साथ साथ मिट्टी भी लेकर आती हैं तथा यह इसको नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती हैं, उसी को बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। अब सहायक नदी, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो है स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, बहुत जल्द लेंगे, बस ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप सब वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है। और वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जिस दिन मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। आप जानते हैं कि इतना वो एक्सपेंसिव होता है, तो उसको अभी जस्ट जो है मैं ले लूँ, ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत जल्द मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँगी और वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो सहायक नदी, आप जानते ही हो कि एक नदी या सरिता, मान लो ये एक नदी आ रही है, इसकी कई सारी ऐसे नदियाँ निकल जाती हैं, ये सहायक नदी होती हैं, ठीक है। तो ये नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ आकर मिल जाती हैं, ठीक है, तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती हैं, तो ये सहायक नदी है। पहली क्लास में तो पढ़ा ही था हम लोगों ने सहायक नदी के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए, भौतिक विभाजन। सबसे पहले भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। कौन कौन सा याद रखिएगा, पर्वत, पठार, मैदान,
तट तथा द्वीप समूह। तो ये हो गई आपकी भौतिक आकृतियां। अब यहाँ पर एक बार मैं ऐसे मैप बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम और ये आपका नीचे दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। अभी हमने पढ़ा था उत्तर में किससे घिरा हुआ है, हिमालय से, तो ये वाला एरिया। तो उत्तर में जो है बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर उत्तर में हिमालय है, तो यहाँ पर इसको 3 श्रृंखला में बांटते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर में हमारा यहाँ पर है हिमालय। अब इसको ये 3 में 1 2 3 श्रृंखलाओं में बांटा जाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 श्रृंखलाओं में सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम वृहत जो है हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। ये जो है आपका, ये है आपका वृहत, सबसे उत्तर में है। ठीक है, इसी को हम वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। ये जो पिक्चर बना के आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। अदरवाइज एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे उत्तर में स्थित कौन सी श्रृंखला है, नाम बताओ, तो या तो पूछ लेगा वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री, दोनों एक ही का नाम है। याद रखिएगा, कई बार हिमाद्री बस लिख देता है तो कई बार बस वृहत हिमालय, बट आपको याद रखना है कि सबसे उत्तर में कौन सा है, तो वृहत हिमालय है, हिमाद्री है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय, ये बीच वाला एरिया है जो कि नाम से स्पष्ट होता है, मध्य हिमालय, और इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल। याद रखिएगा, हिमाचल। यहां पर लिख देती हूं, ये बीच वाला है हिमाचल। ठीक है, और हिमाचल, मध्य हिमाचल या फिर जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये हमारा हुआ, ये हमारा उत्तर का इलाका है। हिमाचल की 3 श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहला वाला जो है सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सबसे उत्तर में है आपका वृहत हिमालय। ये रहा, देखिए वृहत हिमालय हो गया, या फिर जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची ये शिखर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, तो वो है वृहत हिमालय। नाम से ही स्पष्ट है, वृहत मतलब बहुत बड़ा। उसके बाद से आता है मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में ये स्थित है। तो ये वाला एरिया है हमारा मध्य हिमालय, या फिर इसी को हम हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल, समझ में आ गया। ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं, और 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए। शिवालिक जो है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, तो ये वाला जो है ये आपका हो गया शिवालिक। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, जिसका नाम है, एक का वृहत हिमालय है जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। उसके बाद से आपका आ जाता है दूसरा आता है मध्य हिमालय जिसको हम बोलते हैं हिमाचल, और सबसे दक्षिण में आता है शिवालिक। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको मैंने इतनी बार क्यों बताया है, ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आप खुद समझ में आ जाएगा कि इतना कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको पिक्चर के साथ दिखाया। तो कभी भूलेगा आपको, हिमालय की बताओ 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं के नाम लिखो कमेंट बॉक्स में। सबसे उत्तर में क्या है, वृहत हिमालय जिसका नाम है हिमाद्री। दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं हिमाचल। ठीक है, जो कि हिमाद्री के दक्षिण में है, और सबसे दक्षिणी वाला जो हिस्सा है उसका नाम है शिवालिक, लास्ट वाला। समझ गए? चलिए, अब यहां से देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से क्वेश्चन पूछता है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। चैप्टर लंबा है तो इसलिए आराम से पढ़ेंगे। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करेगी, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अब सुंदरबन जो डेल्टा है, इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ये पूरी लाइन याद रखिएगा, नदी के मुहाने में बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जहां से वो प्रवेश होगी ना, उसी को मुहाना कहते हैं। समझ में आ गया? सुंदरबन डेल्टा की आकृति का आकार बताओ, त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करता है, गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब आपने देखा कि हमने हिमालय के बारे में सारी चीजें पढ़ी। अब हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। अब जलोढ़ निक्षेप कहीं पर भी आएगा तुरंत बता दोगे, क्योंकि जलोढ़ निक्षेप मैंने आपको बता दिया गया है। नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत का उत्तरी मैदान जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ये इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। ठीक है,
समझ में आ रहा है। अब देखो, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर पश्चिम में कौन सी श्रृंखला है, तो याद रखिएगा अरावली श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इस बार सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला का नाम बताओ, तो अरावली श्रृंखला। प्लीज रिक्वेस्ट है, कॉपी में नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी श्रृंखला का नाम क्या है और वो किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था कि विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि नर्मदा और तापी नदियां किस श्रृंखला से बहती हैं, क्या वो विंध्य एवं सतपुड़ा या फिर अरावली। याद रखिएगा, विंध्य एवं सतपुड़ा से नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और नर्मदा तथा तापी नदियां किस ओर बहती हैं, याद रखिएगा पश्चिम की ओर, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, बेसिकली ये वाला आपको इतना याद रखना है, अरावली, विंध्य सतपुड़ा, नर्मदा ताप्ती, बस प्लीज इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आपने याद रख लिया। अब ये देखिए, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं कौन, नर्मदा तथा तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा तथा ताप्ती किस में गिरती हैं, अरब सागर में, ये भी आपको याद रखना है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला तथा लौह अयस्क की प्रचुरता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लौह अयस्क और कोयला की अधिक मात्रा प्रचुरता कहां पर है, तो वो है पूर्वी घाट में। समझ गए आप। चलिए, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं और पश्चिम के जो तटीय मैदान है ना, काफी पतले, काफी संकरे हैं, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ठीक है, वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के नाम कौन कौन से हैं, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताओ, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अभी हमने पढ़ा ना सुंदरबन डेल्टा के बारे में, सेम वही है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पॉलिप क्या होते हैं, तो देखिए, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। ठीक है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो आपको यह दिख रहा है ना, यही है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप का ये पिक्चर आपको दिखा रही है, देखिए इतने उठे उठे स्थान, ये देखिए, इसी को बोलते हैं प्रवाल द्वीप। तो अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर, जो अन्य पॉलिप होते हैं ना, वो ठोस कंकाल होगा, उसके ऊपर इसकी वृद्धि हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये इतने ऊंचे हो जाएंगे ना इसी के ऊपर ग्रो होते होते कि आपको प्रवाल द्वीप के बारे की तरफ दिखने लगेगा। समझ में आ गया प्रवाल किसे बोलते हैं, बस इतना ही है। बाकी ये यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर सुनामी के बारे में कुछ चीजें दिखाई गई हैं, अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे ही सुनामी के बारे में। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा बस बताया गया है। अब देखो, ये एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना कि भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, कितने हैं बताओ, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, और दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कितने द्वीप हैं बताइए, एक हमारा लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान। इन दोनों की स्थिति आपसे पूछी जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे लोग, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। तो जो हमारा पहला द्वीप है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, लक्षद्वीप जो है यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पे अरब सागर है। ये हमारा किस साइड में है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारा पश्चिम साइड में है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। इस साइड में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है, तो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बस इतना याद रखिएगा। चलो एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूं मैप में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये देखिए,
ये लक्षद्वीप है और यहाँ पर आपका केरल है। तो लक्षद्वीप किस साइड में स्थित है? अरब सागर के साइड में, और ये पश्चिम एरिया है। दूसरा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये किस साइड में स्थित है? बंगाल की खाड़ी के साइड में। ये क्वेश्चन पूछता है, और ये आपका पूर्व से दक्षिण है। देखिए ये आपका पूर्व से दक्षिण है, एक मिनट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और ये आपका पश्चिम वाला इलाका हो गया, तो पश्चिम से दक्षिण। ये जो लक्षद्वीप समूह है ना, ये केरल के समीप ही है। दो है द्वीप, एक हमारा लक्षद्वीप, दूसरा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर की साइड में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। इतना अपने दिमाग में रखो, क्योंकि यहाँ से वो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपने मैप में देख लिया, भारत के मैप में हमने देखा, तो अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने द्वीप समूह हैं। बताइए, दो हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप, अंडमान। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, अभी मैंने आपको दिखाया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बस इतना याद रखो। ठीक है, सुनामी के बारे में कुछ मैंने आपको पिक्चर दिखाया। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए हमको जानकारी प्राप्त हम करते हैं कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी जो है एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सुनामी क्या है, बताओ, या आपसे कोई भी पूछे, तो सुनामी जो है एक विशाल सागरीय तरंग होती है, ठीक है, वाइब्रेशन, और जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण ही उत्पन्न होता है। जब समुद्र तल पर भूकंप आएगा तो सुनामी उत्पन्न होगी। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं सुनामी। चलिए कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं। आप मुझे बताओ, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। हमने पढ़ा, उनके नाम मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? अभी हमने पढ़ा, कौन कौन सी हैं बताइए, अरब सागर में गिरती हैं। मैंने कितनी बार इस पर बहुत ज़्यादा बोला था कि हाईलाइट किया था कि प्लीज़ आप इसको याद रख लीजिए। ये देखिए, नर्मदा तथा ताप्ती, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में। ठीक है, और ये विंध्य एवं सतपुड़ा, ये देखिए, सबसे पुरानी श्रृंखला का कौन सी है? अरावली है। ठीक है, और विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं जो कि नर्मदा तथा तापी नदियां यहाँ पर बहती हैं, और नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, तो वो है नर्मदा और एक है तापी। मैंने सारी पॉइंट्स बता दिए क्योंकि आगे उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप समझ गए, 2 प्रमुख नदियों के नाम नर्मदा तथा तापी अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 हमारा यूटी है। ठीक है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं क्योंकि वो जमीन बहुत उपजाऊ है। अभी मैंने आपको बताया ना, उत्तरी मैदान के बारे में हम पढ़ रहे थे। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? यहीं पर लिखा हुआ है कि हम इसको प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लक्षद्वीप सबसे पहले तो अरब सागर में जो है स्थित है, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, बाकी प्रवाल के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने अभी आपको बताया था। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पर सही वाला आपको इसमें से बताना है। हिमालय के हमने 3 श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा। सबसे मध्य में है मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल बोलते हैं, यहाँ पे शिवालिक है, और यहाँ पर है वृहत हिमालय। ठीक है, जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हो? हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग ये है, इसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक। याद हो गया। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। यहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा। पाक जल संधि को किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक का मतलब भारत तथा श्रीलंका, तो ये आपका ख वाला हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि अरब सागर हमारा ये हमारा इंडिया का मान लो मैप है, इस साइड में आपका अरब सागर है, तो अरब सागर लक्षद्वीप समूह, यहीं से डायरेक्ट सीटेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी वाला कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, मुझे तो लगता है कि सीटेट वाले यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं कभी कभी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है।
ठीक है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, 32 पॉइंट कुछ है, आप उसको याद रखिएगा। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं, मतलब वृहत हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। वृहत हिमालय के बारे में अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, वृहत हिमालय वाला भी हो गया, और यहाँ से सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया है। ठीक है, महान हिमालय को, वृहत हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, चाहे तापी नदी वो भी अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, इसका नाम आप बताएंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए कर्क रेखा का पॉइंट, भारत का मानक यामोत्तर, और ये आप एक बार मैप देखिए और वहां पे खुद से फाइंड कीजिए कि कर्क रेखा, मानक यामोत्तर, क्योंकि अगर आप जब तक मैप नहीं देखेंगे ना, जैसे कि बेसिकली अभी मैं आपको मैप से समझा रही थी, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगी, ये देखिए, यहाँ तो चलो आपको पता चल रहा है कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा कितना है, ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपसे बोलना चाहूँगी एक बार आप मैप खुद उठाइए और देखिए कि अच्छा कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ये पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, अरब सागर यहाँ पर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस तरीके से देखोगे ना तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, मैप अगर आपको दिमाग में है कि कौन सा जगह कौन किस साइड में है, आप कभी गलत करेंगे ही नहीं। ठीक है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस ही पूछी हूं, तो आई होप उसका आंसर आप मुझे जरूर करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।